नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी, ये दो हमारी संस्थाएं हैं जो राजस्थान में लगभग सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। आज एक और बेहतरीन क्लास इन दोनों संस्थाओं के तमाम पेपर्स के लिए रामबाण साबित होगी। खास तौर से आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम है उन सब के लिए आज की ये क्लास बहुत उपयुक्त साबित होगी। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम संतोष कुमार बिश्नोई है। हृदय की असीम गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति में बहुत ही गजब के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम एक एक क्वेश्चन का 360 डिग्री पर एनालिसिस करेंगे। कितने डिग्री पर? और 360 डिग्री पर बहुत ही गजब तरीके के साथ एक एक क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। मात्र 1 मिनट हम स्वागत की कड़ी लेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी लेंगे नहीं, 1 मिनट में ही हम खत्म कर देंगे। राम राम गुरुदेव, धौलपुर जिले की पावन धरा से बिल्कुल शुक्रिया। अनुराधा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। और लवकुश बघेला जी, रावत सर हनुमानगढ़ से निधि, ब्राह्मण शर्मा धौलपुर से, आपका भी शुक्रिया। एग्री TRIVI फर्स्ट ग्रेड के लिए वीडियो प्लीज, वो भी करेंगे। सन ऑफ गॉड, नमस्कार लवकुश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सरवण सिंह बलोच जी, पेपर चोर नगरी से प्रणाम करता हूं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चाहे आप चोर नगरी से बोलो या चोर नगर से, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्टीव केरेला बोल रहे हैं, गुरुजी पेपर लीक में क्या है? ताजा तरीन खबरें अभी चल रही है, छापेमारी हो रही है, देखते हैं कहां तक इनका निशाना जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि निशाना रुक जाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास में है दिन चेक करने के लायक। चलो भाई, मैं सीधा आपको लिए चलता हूं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, दोस्तों पहला क्वेश्चन ही आपके सामने स्क्रीन पर 106 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान, जिसे पहले राजपुताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन किस तारीख को हुआ? 7 मई गलत है। राजस्थान का वर्तमान गठन हम 30 मार्च से मानते हैं, 26 जनवरी 1950 और 18 अगस्त। दोस्तों वैसे ये राजस्थान पुलिस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक फैक्ट ये भी है और एक ये है। इन दोनों में अलग अलग 2 बातें हैं जो हम चर्चा में करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान, दोस्तों राजस्थान जो है ये राजपूतों का स्थान, अर्थात इसे राजपुताना के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण है, टोटल चरण 7 थे, जिसमें दूसरा जो चरण है दोस्तों, दूसरे चरण में राजस्थान संघ नाम आया है। राजस्थान संघ यानी राजस्थान संघ शब्द आया। तीसरा चरण, दोस्तों तीसरा चरण, भाई पहला चरण तो कितना है? 17 या 18 मार्च 1948 है। सेकंड चरण 18 मार्च। दूसरा चरण राजस्थान संघ, इसको अपन 25 मार्च कहेंगे। क्या कहेंगे? 25 मार्च। 25 मार्च 1948, यह दूसरा चरण। और तीसरा चरण जिसको हम क्या कहते हैं? 18 अप्रैल 1948। दोस्तों ये संयुक्त राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, दूसरा चरण है राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, तीसरा है 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान, जिसमें राजस्थान संघ में मत्स्य संघ मिलाया गया।
अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तीसरा चरण, हम जानते हैं कि तीसरा जो चरण है उसे हम ग्रेटर या वृहत राजस्थान कहते हैं। वृहत राजस्थान दोस्तों, इस दिन तारीख थी 30 मार्च 1949। कहते हैं कि इस दिन राजस्थान की स्थापना हुई, इसलिए हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। यानी राजस्थान की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को, इसलिए हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस दोस्तों अभी आज 13 मार्च हुई है, 30 मार्च को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी महीने के 30 तारीख को, 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना। दोस्तों इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और इसलिए इसको राजस्थान, इस दिन राजस्थान की स्थापना मानी जाती है। इसीलिए 30 मार्च 1949 को पहली बार, वैसे देखा जाए तो 30 मार्च के दिन आज हम वर्तमान में राजस्थान दिवस मनाते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान का गठन कब हुआ, लेकिन एक चीज और है, 26 जनवरी 1950 दोस्तों राजस्थान का नाम, औपचारिक नाम जो राजस्थान है, वो औपचारिक रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा था? 26 जनवरी 1950। इससे पहले राजस्थान का औपचारिक नाम नहीं था। राजस्थान का औपचारिक नाम नहीं होकर के चौथे चरण में क्या नाम था? वृहत राजस्थान। लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान का औपचारिक नाम राजस्थान पड़ा। दोस्तों राजस्थान नाम पड़ा, तो इस वजह से यह क्वेश्चन डिलीट हो गया। 26 जनवरी 1950 के दिन राजस्थान का औपचारिक रूप से राजस्थान नाम पड़ा, जबकि 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का गठन हुआ तो उस दिन राजस्थान का नाम क्या था? वृहत राजस्थान था। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से एक कॉमन जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन, पहले तो इसका उत्तर 2 नंबर माना गया, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन ऑप्शन को, यानी इन दोनों ही ऑप्शन को सही मानते हुए इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया। दोस्तों याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया, तो आप याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो कि पारित हुआ और 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। इसी दिन से राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो ये 3 बातें हो गई है। वर्तमान स्वरूप यानी राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में कब आया? दोस्तों 1 नवंबर 1956। तो 3 बातें, राजस्थान का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949। राजस्थान का औपचारिक नाम राजस्थान कब पड़ा? 26 जनवरी 1950। वर्तमान स्वरूप राजस्थान का कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। ये तीनों बातें आप याद रखें। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने 1829, सॉरी केवल 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द यूज किया, जबकि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया। रामायण में मैं कई बार आपको पहले ही बता चुका हूं, मरुकांतार शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 बड़ी बातें थी, पूरी हो गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कब तक की अवधि के दौरान था? यानी भारतीय इतिहास में राजपूत वंश, जिसको हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों राजपूत काल, ये भारत के इतिहास में राजपूत काल कब से कब तक, कौन सी अवधि के दौरान रहा? 8वीं से 12वीं शताब्दी, 6ठी से 7वीं, 5वीं से 9वीं, 3री से 5वीं। दोस्तों 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच भारत में राजपूत काल रहा, जिसको हम ये कह सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंदर
राजपूत काल पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजपूत काल कब से कब रहा? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। उत्तर नंबर 1 राइट ऑप्शन है। दोस्तों, यदि हम 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में राजपूतों की बात करें तो भारत में बहुत सारे राजपूतों के जो रियासतें हैं या राजपूतों के राज्य अस्तित्व में आए थे, जिसमें आपको याद होगा अजमेर भी शामिल है। दोस्तों, अजमेर में कौन थे? चौहान। चौहान दिल्ली, जिसको हम क्या कहते थे पहले? दिल्ली का में तोमर वंश के थे। मेवाड़ के अंदर सिसोदिया लिख सकते हो, लेकिन सिसोदिया से पहले आप क्या लिखेंगे? दोस्तों, आप लिखेंगे गुहिल वंश। आप सिसोदिया क्यों न लिख करके आप गुहिल लिखें, क्योंकि मूल रूप से कौन थे? ये गुहिल थे। मालवा पढ़ने से पहले दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों की शाखा उज्जैन भी रही है। उज्जैन, वैसे राजस्थान का मंडोर वगैरह भी रहा है ना? इसके अलावा और कौन बच गए? वैसे तो बहुत सारे बच गए हैं। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों का अस्तित्व जब खत्म हो रहा था तो आगे चल करके मालवा के अंदर परमार भी आए। गुर्जर प्रतिहार मालवा में भी रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कमजोर पड़े तो इनके स्थान पर परमार आ गए। तो यहां पर परमार, ये भी मालवा के अंदर। दोस्तों, गुजरात के अंदर कौन था उस समय? गुजरात के अंदर हुआ करते थे सोलंकी, जिनको हम चालुक्य कहते हैं। दोस्तों, ये गुजरात में थे। गुजरात के अंदर राजपूत कौन थे? सोलंकी और चालुक्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है, खजुराहो जो कि चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, मैं लिख सकता हूं बुंदेलखंड राज्य। दोस्तों, बुंदेलखंड अर्थात झांसी वाला इलाका। दोस्तों, इसका राजधानी हुआ करती थी खजुराहो। यह कौन से राजपूत का शासन का था? चंदेल। कई बार आता है कि खजुराहो का निर्माण या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजपूत वंश ने करवाया? चंदेलों ने। बुंदेलखंड, झांसी, जिनकी राजधानी खजुराहो, चंदेल वंश के राजपूत। सोलंकी और चालुक्य गुजरात के राजपूत। दोस्तों, हम यहां से एक चीज और देख सकते हैं। आपको याद होगा कन्नौज भी उस समय बहुत शानदार अस्तित्व में आ चुका था। कन्नौज तो पहले से ही था, 6ठी-7वीं शताब्दी से, लेकिन कन्नौज पर शासन किसका था? दोस्तों, गहड़वालों का शासन किसका था? कन्नौज में। ये सब कौन है? दोस्तों, ये राजपूत है। एक और बंगाल के पाल, कौन भूल सकता है? बंगाल के पाल। दोस्तों, राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत के, वो भी राजपूत ही थे। राष्ट्रकूट, महाराष्ट्र के आसपास इनका शासन था राष्ट्रकूटों का। ये तमाम जो मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है? राजपूत है। और इन्होंने अपना अपना शासन स्थापित किया, अपने अपने राज्य की स्थापना की। दोस्तों, दिल्ली में हम अनंगपाल तोमर की चर्चा करते रहते हैं कि उसने दिल्ली शहर की स्थापना की। मेवाड़, गढ़वाल कन्नौज में हो गए। ये तमाम के तमाम कौन है? दोस्तों, राजपूत है। और इन सब का अस्तित्व 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रहा है मुख्यतः। और एक चीज और दोस्तों, आपको याद होगा, हम जानते हैं कि अग्निकुंड आपने सुना होगा। अग्निकुंड, चंद्रप्रदायी वाला अग्निकुंड। ये अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। अग्निकुंड, इसमें 4 कौन है? दोस्तों, प्रतिपर्चा चौहान। प्रतिपर्चा चौहान का मतलब प्रतिहार, परमार, चालुक्य और अंत में चौहान। यानी इन चारों का उदय हुआ अग्निकुंड से। सबसे पहले प्रतिहार बने, उसके बाद परमार, उसके बाद चालुक्य और सबसे अंत में चौहान। ये भी वैसे तो इन चारों के बारे में मैं पहले बता चुका अभी थोड़ी देर पहले। ये तमाम लोग क्या थे उस समय? राजपूत राजा थे। ठीक है, इनका अपना अपना राज्य था। तो ये राजपूत वंशों की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर 1 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, गोत्र और बिरादरी, गोत्र
और बिरादरी। एक चीज आप याद रखें, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जिनका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब दोस्तों, ये कहते हैं, इरफान हबीब एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का काल गोत्र और बिरादरी का काल कहलाता है, जिसे राजपूत काल कहते हैं। गोत्र और बिरादरी का काल। ट्यूशन आ चुका है कि वह कौन से इतिहासकार है जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी के राजपूत काल को गोत्र और बिरादरी का काल कहा है। हबीब, इरफान हबीब, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, सिसोदिया। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा मेवाड़। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर एक तकड़ी बात है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल गुहिल वंश को सर्च करना है। जैसे ही आप गुहिल वंश के अंदर चले जाएंगे, सबसे पहले आपको एक तकड़ी चीज मिलेगी। दोस्तों पेज नंबर है 9 नंबर पेज नंबर 9 पर एक तकड़ी बात लिखी है। बप्पा रावल के बारे में लिखा है। पहले तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन 13वीं शताब्दी का है और वो भी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताता हूं एक तकड़ी चीज। दोस्तों बप्पा रावल जो है ये गुहिल वंश का शासक है और कहते हैं कि इसने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को हरा दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और नागदा को राजधानी बना लिया। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे समय बीतता गया, चित्तौड़ पर अधिकार किसी और ने कर लिया। आगे चल करके परमारों ने, जो थोड़ी देर पहले हम परमार की बात कर रहे थे, परमारों ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। ऐसा समय आएगा 13वीं शताब्दी ईस्वी का प्रारंभिक काल। एक राजा है दोस्तों, नाम है जैत्र सिंह, नाम कभी सुना होगा, मेवाड़ का जैत्र सिंह। मैं लिखना चाहूंगा जैत्र सिंह, ये मेवाड़ का राजा है। इसके बारे में एक तकड़ी बात देखो, गौर से सुनो। गुहिल के ही एक वंशज, यानी गुहिल वंश का ही एक राजा है, वंशज है, नाम है जैत्र सिंह, ने परमारों से चित्तौड़ को वापिस छीन लिया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को वापिस किससे छीन लिया? परमारों से, और अपनी राजधानी बनाया। और एक और युद्ध बड़ा गजब का है, भूताला का युद्ध। दोस्तों कहते हैं कि भूताला का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1227 का है, 1227 ईस्वी का। और आपको याद होगा कि 1191 और 1192 तराइन के युद्ध के बाद गोरी चला गया गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक बना, उसको हटने के बाद इल्तुतमिश राजा बनता है, सुल्तान बनता है। 1227 का समय था, चित्तौड़ पर इल्तुतमिश का आक्रमण होता है। कितनी प्यारी बात लिखी है दोस्तों। कहते हैं कि 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त कर दिया। किसने? जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह का कार्यकाल कब से कब है? 1213 से लेकर के 1253। हमारा यही क्वेश्चन है। देखो भाई, ये देखो 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में, ये देखो 1213 से 1253, 13वीं ईस्वी का प्रारंभ आपके सामने। जैत्र सिंह सबसे पहले परमारों को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, राजधानी बनाया। उसके बाद में इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान, 1227 में उसे भूताला के युद्ध में पराजित कर दिया। कितनी प्यारी बात है। और एक तकड़ी और चीज देखो, इस बात का वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में है। दोस्तों हमीर मद मर्दन नामक रचना जय सिंह सूरी की है। उस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख है कि भूताला के युद्ध में 1227 में इल्तुतमिश को पराजित किया किसने? जैत्र सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तकड़ी बात और देखो, आगे एक तकड़ी बात लिखता है गौरी शंकर हीरा चंद ओझा।
जिया चौजा एक बात लिखता, बहुत प्यारी बात, ये क्वेश्चन आ चुका। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, गौर से सुनो क्या बोल रहा हूं, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान जेत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी भी करते थे। यही क्वेश्चन है, उत्तर नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। यही क्वेश्चन ये पूछना चाहता था 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, क्योंकि बाद में आगे चल करके वैसे कोई खास राजा है नहीं मेवाड़ का। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1303 के आसपास रतन सिंह जरूर मिलेगा, वो अलाउद्दीन से थोड़ा संघर्ष करेगा, है ना। हाँ, राणा हमीर जरूर आएगा, लेकिन वो 1326 के आसपास, तो वो 14वीं शताब्दी में आ गया। हमारा क्वेश्चन 13वीं शताब्दी का है, तो यहां 13वीं शताब्दी में मेवाड़ के किसी प्रतापी शासक के जिक्र हो रहा हो तो केवल वो एक ही व्यक्ति है, जेत्र सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर या फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन, अजमेर, अलवर, बीकानेर और उदयपुर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 अलवर सही है। मत्स्य नगर अर्थात फिश सिटी। दोस्तों, 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जिसका संबंध उस समय अलवर से हुआ करता था। विराटनगर बाद में राजा विराट का शासन, और यहां पर महाभारत के समय पांडव आए थे। कहते हैं कि आर्यों की संतान थी, जिसको मत्स्य जाति के नाम से जानते हैं लोग। वो क्षत्रिय जाति के लोग थे। आगे चल करके कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो मीणा बन गए। तो जहां मत्स्य लोग रहते होंगे वो मत्स्य नगर था, ये अलवर में था। दोस्तों, मत्स्य जनपद, यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार बताओ, दोस्तों विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला। दोस्तों, नंबर 1 जयपुर याद रखें, मत्स्य जनपद का विस्तार। नंबर 2 अलवर याद रखें। नंबर 3 करौली याद रखें। नंबर 4 धौलपुर भी याद रखें, सॉरी भरतपुर। भरतपुर, ये 4 जिले हैं मुख्यतः। थोड़ा सा धौलपुर भी है, तो मैं धौलपुर भी शामिल कर देता हूं। अब कोई आपसे पूछे कि ये पांचों के पांचों जिलों का कौन कौन सा हिस्सा मत्स्य महाजनपद में आता था, तो याद रखें, जयपुर का उत्तरी पूर्व जयपुर, अलवर का दक्षिणी पश्चिम, जयपुर का उत्तरी पूर्वी इलाका, अलवर का दक्षिणी पश्चिम, थोड़ा करौली और धौलपुर, और भरतपुर का मध्यवर्ती इलाका, मध्यवर्ती धौलपुर। ये सारे के सारे मत्स्य जनपद में आते थे, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। दोस्तों, मत्स्य जनपद का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 अलवर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विराटनगर, चूरू, बूंदी और दौसा। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 विराटनगर होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंदर, द्वापर युग जो था, उस युग में, अर्थात एक प्रकार से मैं कह सकता हूं एक महाकाव्य महाभारत, अर्थात महाभारत कालीन शहर का नाम बताना है। कौन सा शहर जो महाभारत कालीन है? विराटनगर ही है। दोस्तों, मैं अलवर शहर की 2 स्थानों की चर्चा करूंगा। वैसे तो अलवर में नहीं आता विराटनगर, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है, लेकिन पहले जयपुर में आता था विराटनगर। कहते हैं कि यहां पर राजा विराट हुआ करते थे। विराट के एक पुत्र था जिसका नाम है उत्तर, पुत्री का नाम है उत्तरा।
दोस्तों उत्तर और उत्तरा ये पुत्र और पुत्री माने गए हैं। आपको याद होगा कि महाभारत काल के समय जब कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था उस चौसर में, चौकड़ी में, द्रुत जो गेम था उसमें, और तो हारने के बाद उनको देश से निकाला और बोला कि तुम्हें 12 साल का तो वनवास रहेगा और 1 साल का अज्ञातवास व्यतीत करना है। यानी 12 + 1, 12 साल आपको क्या करना है? वनवास। 1 साल आपको अज्ञातवास में रहना है। ये इनको श्राप है एक प्रकार से। पांडव घूमते फिरते 12 साल तो काट दिए वनवास वाले, 1 साल बच गया अज्ञातवास वाला। अज्ञातवास वाला स्थान बच गया तो कहते हैं कि वो आए हैं राजा विराट के पास। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में राजा विराट के शरण में आए हैं। 1 साल का, यानी मैं कह सकता हूं इन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। अज्ञातवास अंतिम वर्ष है, अज्ञातवास। और यहां पर राजा विराट की सेवा की। राजा विराट की पुत्री उत्तरा, उत्तरा का विवाह आपके अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से हुआ, यह भी आपने देखा होगा। तो विराट यानी बेराट, जिसको हेनसांग क्या कहता है? पोली ये टूलो, उस स्थान पर महाभारतकालीन अवशेष भी है। आगे चल करके महाभारत के बाद आपको याद होगा मौर्यकालीन अवशेष भी है। मौर्यों के बाद गुप्त काल के अवशेष भी है। दोस्तों याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह है अज्ञातवास का समय। तो यहां इन्होंने समय व्यतीत किया, तो यह है विराटनगर। तो इसका उत्तर विराट होगा, विराटनगर। एक और स्थान है दोस्तों, वो स्थान है पारानगर। पारानगर यह भी अलवर में ही पड़ता है दोस्तों। अलवर के अंदर टहला गांव, टहला के ठीक पश्चिम में ऐसा बताते हैं कि ये लगभग 10 किलोमीटर दूर पारानगर है, जो कि वर्तमान में राजौरगढ़ के नाम से गांव है, राजौरगढ़। दोस्तों एक चीज और, पारानगर क्या था? महाभारत काल में, द्वापर युग में दोस्तों, महाभारत काल के समय एक पारानगर सिटी हुआ करती थी, नगर हुआ करता था। यह नगर वर्तमान में खंडर अवस्था में है। वर्तमान में यह पारानगर अलवर के राजौरगढ़ में स्थित है। इसे राजौरगढ़ का वैभव भी कहते हैं। दोस्तों यहां पर एक बहुत ही शानदार मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया। शुरू में जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी पांडवों ने, जो वर्तमान में राजौरगढ़ गांव में है। महाभारत काल में इसका नाम पारानगर हुआ करता था। यहां भगवान शिव का मंदिर है। लेकिन आगे चल करके गुर्जर प्रतिहार शासकों का एक मैं कह सकता हूं राजा था, वो राजौरगढ़ में यहां पर रहता था, यहां पर शासन था उसका। लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की बात है। तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का वर्तमान जो निर्माण है वो उस राजा ने करवाया था, गुर्जर प्रतिहार राजा ने। तो वर्तमान में यह गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। लेकिन प्रारंभ में इसका निर्माण किसने कराया? क्या कुछ लोग कहते हैं, जनश्रुति कहती है कि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था, जो कि पारानगर नामक स्थान के नाम किससे जाना जाता था। वर्तमान में यह राजौरगढ़ गांव में स्थित है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। आगे चल करके इस मंदिर का रियल में निर्माण, वर्तमान जो स्वरूप है, वो गुर्जर प्रतिहार राजा ने करवाया। तो यह गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह भी पारानगर या राजौरगढ़, यह भी महाभारतकालीन स्थान है, महाभारतकालीन। याद रखें अलवर के दोनों स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। महाराजा चरण सिंह, महाराजा उदय सिंह, बिशन सिंह और महाराजा कल्याण सिंह। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा महाराजा बिशन सिंह। दोस्तों जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। हम जानते हैं कि जयसिंह जो है दोस्तों, यह जयसिंह यह द्वितीय है, सेकंड। पिता का नाम बिशन सिंह, बिशन सिंह। दोस्तों
आपको याद होगा ये राम सिंह प्रथम का पोता है, यानी राम सिंह का बेटा बिशन सिंह, बिशन सिंह का बेटा जय सिंह द्वितीय है। याद रखें, ये जय सिंह सेकंड है। और इसको सवाई की उपाधि कौन देता है दोस्तों? सवाई की उपाधि औरंगजेब देता है। कौन देता है? औरंगजेब। औरंगजेब के पास में ये जब गया तो बड़ा चंचल था, बात करने में इसका जो जिसको मैं कह सकता हूं टैलेंट था। तो औरंगजेब कहता है कि यार ये तो पहले वाले जय सिंह से बड़ा तेज है, ये तो सवाया है, इसलिए नाम इसका रख दिया सवाई जय सिंह। लेकिन इसकी एक और उपाधि है, राज राजेश्वर उपाधि। दोस्तों राज राजेश्वर, राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। याद रखें, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, उसने इसको कौन सी उपाधि दी है? राज राजेश्वर। दोस्तों सवाई की उपाधि औरंगजेब देता है, राज राजेश्वर की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला देता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जयपुर की स्थापना करने का श्रेय इसी को जाता है। 18 नवंबर 1727 से लेकर के 18 नवंबर 2023 तक यदि हम बात करें स्थापना दिवस, तो यह कौन सा होगा? 296वां स्थापना दिवस है। चाकसू के रहने वाले इतिहासकार कवि बकत राम शाह ने बुद्धि विलास लिखा, जिसमें जयपुर शहर की स्थापना की चर्चा किया है। दोस्तों कहते हैं कि जय सिंह द्वितीय जो है, इनके गुरु का नाम है जगन्नाथ सम्राट, और रत्नाकर पौंडरिक इनके क्या थे? राजपुरोहित थे। याद रखें, जो आगे चल करके एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाते हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, आपको याद होगा। जयपुर शहर को 9 खंडों में विभाजित करते हुए 7 दरवाजे देते हुए भव्य शहर का रूप दिया सवाई जय सिंह ने। दोस्तों जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, जिन्होंने पूरे नगर का नक्शा तैयार किया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत ही अद्भुत शहर। विद्याधर भट्टाचार्य जो कि बंगाली वास्तुकार थे। जयपुर का निर्माण टोटल 8 वर्षों में पूरा हुआ था। जयपुर का निर्माण 8 वर्षों में पूरा हुआ। 8 वर्षों में 7 दरवाजे हैं जयपुर के अंदर। जो जयपुर का परकोटा है ना, जिसको 2019 में यूनेस्को में शामिल किया, 7 दरवाजे हैं जो कि, और जयपुर 9 खंडों में विभाजित है। दोस्तों आपको याद होगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुज्जम और आजम के बीच में युद्ध होता है। लेकिन क्या होता है, औरंगजेब का पुत्र मुज्जम जीत जाएगा, आजम को हरा देगा। जबकि सवाई जय सिंह आजम का दोस्त था। मुज्जम क्या करेगा? जयपुर की रियासत में आएगा और इसको हटा देगा, और इसके छोटे भाई, क्या नाम था? विजय सिंह, जिसको चिम्मा जी नाम से जानते थे, उसको राजा बना देगा। राजा बना करके इसको बोलेगा तेरे को हटा दिया है, तू जा। किसने हटा दिया? मुज्जम ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। हां, मुज्जम ने जयपुर का नाम मोमिनाबाद रखा। वैसे तो आमेर का नाम है मोमिनाबाद, आमेर का नाम, क्योंकि जयपुर तो बाद में बना है 1727 में, जबकि मैं बात 1707 के आसपास की कर रहा हूं, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मरा और मुज्जम और आजम के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। तो उस समय जयपुर राजधानी नहीं थी, उस समय आमेर राजधानी हुआ करती थी। तो आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? मुज्जम ने। ठीक है, मुज्जम वही है ना जो आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है, वही है, याद रखना। जबकि 1857 की क्रांति के समय मुज्जम वो बहादुर शाह द्वितीय था, है ना। अगला क्वेश्चन, के स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगाया गया? अल्बर्ट एडवर्ड, हेनरी सप्तम, अष्टम, एलिजाबेथ द्वितीय और किंग विक्टोरिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा एडवर्ड। ये एडवर्ड सप्तम भी है, इसी को सप्तम भी कहते हैं, एडवर्ड सप्तम। पहले ये अल्बर्ट एडवर्ड था, बाद में आगे चल करके, क्योंकि उस समय तक तो ये राजा सम्राट नहीं था, आगे सम्राट बनेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा। हम जानते हैं कि राम सिंह द्वितीय, दोस्तों राम सिंह सेकंड,
कहते हैं कि राम सिंह सेकंड जब जयपुर के राजा बनते हैं तो लॉर्ड लुडलो, जिनको प्रशासक नियुक्त किया, इसका एक प्रकार से लुडलो के संरक्षण में ही ये राजा बने थे, क्योंकि ये छोटी सी उम्र में ही राजा बन गया था आपके राम सिंह सेकंड। दोस्तों, राम सिंह सेकंड ने सबसे पहले क्या काम किया आपको याद होगा। राम सिंह ने अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर, इसके आगमन पर लगभग आपके 1876 की बात है, 1876 में पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगाया। एक बात, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता देता हूं। 1857 की क्रांति थी ना, इस क्रांति के समय यही राजा थे, राम सिंह ही थे, राम सिंह द्वितीय। देखो, कोटा के भी राम सिंह द्वितीय, जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय। इन्होंने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया। ज्यादा साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इनको कोटपुतली की रियासत गिफ्ट में दी थी। राम सिंह को कोटपुतली रियासत, कोटपुतली नामक रियासत है जो गिफ्ट पर दी थी, और एक उपाधि दी थी सितारे हिंद। दोस्तों, सितारे हिंद, सितारे हिंद याद रखें। सितारे हिंद की उपाधि किसको मिली? राम सिंह सेकंड को। क्यों? क्योंकि इसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। कोटपुतली रियासत भी मिली थी गिफ्ट के तौर पर अंग्रेजों के द्वारा। किसको मिली? राम सिंह को। आगे चल करके 1876 में दोस्तों इसी अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन पर, अल्बर्ट है हॉल जो है, जो रामनिवास गार्डन में बना हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ, यानी उसकी नींव रखी गई थी। दोस्तों, अल्बर्ट के हाथों से ही नींव रखवाई थी। कितनी तारीख को? तारीख थी लगभग आपकी 16 फरवरी। 16 फरवरी 1876 का दिन था। 16 फरवरी 1876 के दिन खाई खुदा करके, नींव की खुदाई करके नींव रखी गई थी, और अल्बर्ट के नाम से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन आगे चल करके माधो सिंह के समय इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। यह क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों, एक बात तो यह हो गई, और इसी के आगमन पर पूरे जयपुर शहर को क्या किया? गुलाबी रंग से रंगवा दिया। दोस्तों, एक तकड़ी बात और, मदरसा हुनरी नाम तो सुना ही होगा, है ना, रंगमंच के लिए, कला को संरक्षण देने के लिए मदरसा हुनरी, आपको याद होगा, उसी की स्थापना भी आपके राम सिंह सेकंड ने की थी। आगे चलकर करके एक और रंगमंच का वो जो थिएटर था ना, उस थिएटर का नाम क्या है? कोई बताएगा क्या मुझे? हाँ जी, प्रकाश थिएटर था क्या? प्रकाश थिएटर का स्थापना भी किसने की थी? प्रकाश थिएटर की स्थापना दोस्तों ये भी राम सिंह सेकंड ने की थी। प्रकाश थिएटर का पूरा नाम राम प्रकाश थिएटर था। प्रकाश थिएटर का पूरा नाम राम प्रकाश थिएटर। दोस्तों, इसकी नींव भी किसने रखी? राम सिंह सेकंड नहीं थी, याद होगा आपको 79 में। तो ये थे राम सिंह। हाँ, राम सिंह के बारे में एक तकड़ी बात बता देता हूं। जयपुर रियासत में जितने भी राजा हुए, उन सभी राजाओं में से राम सिंह सेकंड का काल जयपुर की स्थापना के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, जयपुर की उन्नति का स्वर्ण युग, जयपुर की उन्नति का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका काल? राम सिंह सेकंड का काल। तो इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा अल्बर्ट एडवर्ड, बाद में आगे चल करके सप्तम के नाम से राजा बनेगा। निम्न में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की चर्चा कर रहे हैं हम। माणिक्यलाल वर्मा, मुरारी लाल वर्मा, ज्ञान प्रसाद और कुंदन लाल। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है, मेवाड़ प्रजामंडल। दोस्तों, 24 अप्रैल 1938 का दिन था जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी, मेवाड़ प्रजामंडल की बात सही है ना? हाँ जी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938। और दोस्तों, संस्थापक कौन थे? संस्थापक नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। आगे चल करके इस मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता।
बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया गया? मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक तकड़ी बात बताता हूं, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन उदयपुर में संपन्न हुआ, उदयपुर के अंदर 1941 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता दोस्तों माणिक्यलाल करते हैं। कौन करते हैं? माणिक्यलाल करते हैं। और इसका उद्घाटन कौन करता है? दोस्तों जेबी कृपलानी करते हैं। जेबी कृपलानी इसकी क्या करते हैं? उद्घाटन करते हैं। कांग्रेस की तरफ से दोस्तों एक जवाहरलाल नेहरू की बहन, सही बोल रहा हूं, विजयलक्ष्मी पंडित, वो हिस्सा लेती है ना? विजयलक्ष्मी पंडित भी इसमें आएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 का संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन है? बलवंत सिंह मेहता। प्रथम अधिवेशन 1941 उदयपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? माणिक्यलाल वर्मा ही करते हैं। उद्घाटन कौन करता है इसका अधिवेशन का? जेबी कृपलानी। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस समय मेवाड़ प्रजामंडल के गठन के समय माणिक्यलाल वर्मा को रियासत से आउट कर दिया, रियासत से बाहर निकाल दिया गया, तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन कहां रहकर किया? याद रखना, अजमेर में रहकर के किया था। यह तो है तकड़ी बात। अब बलवंत सिंह मेहता के बारे में एक खास बात जो आपके काम की है। दोस्तों आपने कभी एक नाम सुना होगा, प्रताप सभा। नहीं सुना तो सुन लो दोस्तों, एक है नाम है प्रताप सभा। प्रताप सभा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह याद रखो कि इसका गठन 1915 में हुआ। कब हुआ? 1915 में। संस्थापक कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। दोस्तों 1915 में प्रताप सभा का गठन किया गया उदयपुर में, मेवाड़ में। 1915 में संस्थापक है बलवंत सिंह मेहता। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या था? आपको याद होगा कि मेवाड़ के अंदर जो राजनीतिक जागृति लाने का श्रेय मेवाड़ प्रजामंडल को है, लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 1938 में हुई। तो उससे पहले मेवाड़ में राजनीतिक जन जागृति करने का कार्य किसका था? इसी सभा का था। याद रखना, मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व, प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मेवाड़ में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का श्रेय किसको जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1915 में इसकी स्थापना हुई। प्रजामंडल की स्थापना तो 24 अप्रैल 1938 को होती है, लेकिन उससे पहले 1915 से लेकर 1938 के बीच मेवाड़ के लोगों में स्वदेश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम कैसे क्या हो, भावना पैदा कैसे हो, प्रेम की भावना स्वतंत्रता के प्रति, और साथ ही साथ राजनीतिक जागृति उत्पन्न कैसे हो लोगों में, इसके लिए काम कौन करता था? प्रताप सभा, जिसका गठन 1915 में हुआ। रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए। राज्यों के एक समूह का गठन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? चार ऑप्शन है, पुनः संगठित राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और बृहत राजस्थान संघ। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा। हम जानते हैं कि बात है 30 मार्च 1949 की। 30 मार्च 1949 के दिन बृहत राजस्थान का गठन होता है। बृहत राजस्थान दोस्तों इसमें क्या था? हम जानते हैं इसमें संयुक्त राजस्थान के अंदर, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें, 4 रियासतें मिलाई गई, जो कि बोर्ड पर आप देख ही रहे हो। चारों रियासतें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए, यानी संयुक्त राजस्थान में मिल गए, जिसके बाद नाम पड़ा ग्रेटर राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इस ग्रेटर राजस्थान के
प्रधानमंत्री बनेंगे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री पीएम हीरालाल बनेंगे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, कुछ किताबों में आपको 7 अप्रैल मिलेगा, कुछ में 4 अप्रैल, 4/7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, यानी पद की शपथ ली थी। कुछ किताबों में 4 अप्रैल मिलेगा राजस्थान बोर्ड में, जबकि रियल में उत्तर 7 अप्रैल है, क्योंकि 7 अप्रैल तक जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे आपके जैन व्यास। तो जैन व्यास को इस्तीफा दिलाया और मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। तो 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं और इसका 30 मार्च 1949 बृहत राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन तत्कालीन देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल करते हैं। राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह को, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाते हैं। उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे? कोटा के भीम सिंह को, कोटा के भीम सिंह को। उत्तर नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए सम्मान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर। दोस्तों हम जानते हैं खास तौर से एक तकड़ी बात जो आपके काम की है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड की किताब में से मैंने आपके लिए कंटेंट लिया है। प्रथम मुख्यमंत्री संविधान सभा के सदस्यों के लिए सम्मान अधिकारों के लिए, तो सीधी सी बात है, इनमें से एक ही व्यक्ति है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। ये रहा नहीं, ये रहा नहीं, ये रहा नहीं। उत्तर अपने आप 2 नंबर हो गया। दोस्तों तारीख थी 29 अगस्त 1947 का दिन था। संविधान सभा के अंदर हीरालाल शास्त्री वक्तव्य दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि हमारी संविधान सभा के अंदर, इस संविधान सभा का निर्माण जिन लोगों से हुआ है उसमें चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी रियासत का हो, सबके मत और अधिकार सम्मान होने चाहिए। सभी के मत और अधिकार सबके सम्मान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से कोई संविधान सभा का मेंबर है उसके अधिकार और मत की वैल्यू अलग है, राजस्थान वाले का अधिकार और वैल्यू अलग है। ऐसा नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए। यह बात उठाई थी 29 अगस्त 1947 को हीरालाल शास्त्री ने। दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान के टोटल जो लोग थे जो संविधान सभा में थे, उनके एक एक के नाम ले रहा हूं। अजमेर मेरवाड़ा से एकमात्र व्यक्ति था मुकुट बिहारी लाल भार्गव, शारदा भार्गव के पिताजी। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, जोधपुर से जैन व्यास, उदयपुर से बलवंत सिंह मेहता, वही प्रताप सभा वाले, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। अलवर से रामचंद्र उपाध्याय, कोटा से दलेल सिंह, शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुलाल लसावा, बीकानेर से जसवंत सिंह, भरतपुर से राज बहादुर, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी से सरदार सिंह। टोटल 11 मेंबर, जिसमें से 10 तो राजस्थान के और 1 अजमेर मेरवाड़ा का। अब है 4 दूसरे स्टेट के व्यक्ति है जो राजस्थान में उस समय प्रधानमंत्री थे अर्थात दीवान थे। जयपुर रियासत के दीवान थे उस समय बीटी कृष्णामाचारी, जोधपुर के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे सीएस वेंकटाचारी, बीकानेर के थे केएम पन्नीकर और उदयपुर के थे सर टी विजय राघवाचार्य। ये सारे के सारे संविधान के मेंबर थे। वैसे देखा जाए तो राजस्थान और के टोटल मिला दें हम पर तो 10 राजस्थान के, 4 प्रधानमंत्री दीवान, 14 और 1 मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, टोटल 15 लोग हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का नंबर 2 उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस वर्ष में जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया? 17, 18, 19, 20। दोस्तों कोरोना काल से ठीक एक थोड़ा सा पहले, आपको याद होगा 2019 के अंदर लगभग समय था कोई सितंबर अक्टूबर के आसपास का समय था। यूनेस्को की उस समय महानिदेशक हुआ करती थी, वो राजस्थान की जयपुर आई हुई भी थी। उसके जाने के कुछ ही दिनों बाद, 3-4 महीने बाद ही कोरोना आ गया था। दोस्तों 2019 हम जानते हैं
कि यूनेस्को में सबसे पहले केवला देव, दोस्तों केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर 1985 में। आगे चल करके दोस्तों जंतर मंतर, जंतर और मंतर 2010 में, और 6 पहाड़ी किले, 6 पहाड़ी किले दोस्तों 6 पहाड़ी किले 2013 में, और जयपुर पर कोटा, जयपुर पर कोटा कब मिला भाई? 2019 में। सबको गिन लो, 1 और 1 2, 6 और 2 8 और 1 9, टोटल 9। ये क्वेश्चन कल परसों हमने देखा ही था, 9। लेकिन इन 6 किलो को एक यूनिट माना गया है, 6 किलो को एक यूनिट माना गया है। समूह के रूप में, समूह के रूप में इनको क्या दिया गया है दोस्तों? इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन। उत्तर नंबर 3 होगा 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूबों मार्बल में से एक है जो किसके तट पर शांतिपूर्वक स्थित है? दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? दूध तलाई झील, पिछोला, फतेह सागर और रंग सागर। क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा पिछोला। हम जानते हैं कि दूध तलाई, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर ये सभी झीलें उदयपुर में हैं। प्रत्येक के बारे में अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सिटी पैलेस दोस्तों, आपने एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन, उसका नाम तो सुना ही होगा। उसने सिटी पैलेस जो कि उदयपुर के राजघराने, जो उदयपुर का राजघराना था वो इस सिटी पैलेस में रहता था। इस सिटी पैलेस को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। दोस्तों राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? फर्ग्यूसन ने। क्यों दी है भाई? क्योंकि ये विशाल है, बहुत ही भव्य बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम, इनको एक उपाधि दी गई है, तुलना की गई है विंडसर के महलों से। तो ये विंडसर महलों की संज्ञा। आपको ये बताना है कि विंडसर के महल विश्व में किस देश में है, कौन बताएगा? तब तक मैं आपको पिछोला झील की चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों पिछोला झील यह उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह मीठे पानी की झील है दोस्तों। इसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया था। बंजारे ने करवाया इसका निर्माण। लगभग कब करवाया था? 14वीं शताब्दी में, राणा लाखा के समय। किसके समय? लाखा के समय। कब करवाया? लगभग 1362 से 1364 के बीच। 1364 के बीच दोस्तों ये पिछोला झील के नाम से जानी जाती है। इसी के किनारे दोस्तों, इस झील के पूर्व दिशा में, पूर्वोत्तर का मतलब मान लो ये झील है तो ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। इस स्थान पर पूर्वोत्तर में सिटी पैलेस बने हुए हैं। दोस्तों इस झील के अंदर 2 टापू हैं। इस झील के अंदर 2 टापू हैं। एक टापू पर जग मंदिर बना हुआ है तो दूसरे टापू पर जग निवास महल है, जिसको हम लेक पैलेस के नाम से जानते हैं। ये दोनों इन टापुओं पर है। दोस्तों आगे चल करके एक तकड़ी बात और करते हैं। ये जो झील है, जिस झील की मैं चर्चा कर रहा हूं यानी पिछोला झील, दोस्तों इस झील की बात हो रही है। इस झील के किनारे कौन कौन है? इस झील के किनारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिटी पैलेस, और इसके अलावा ये जो दूध तलाई झील है ना, ये भी इसके किनारे है। दोस्तों ये दूध तलाई, ये भी इस झील के किनारे है। तो मैं लिखूंगा झील के किनारे नंबर 1 सिटी पैलेस, सिटी पैलेस। नंबर 2 दूध तलाई, दूध तलाई। ये दूध तलाई जो है ये भी पिछोला झील के किनारे है। और इसके किनारे एक है नटनी का चबूतरा। दोस्तों इसी के किनारे 3-4 चीजें हैं पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील जो है ना, इसके किनारे सिटी पैलेस 1, सिटी पैलेस 1। 2 नंबर है दूध तलाई, दूध तलाई इसके किनारे है। नंबर 3 नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा इसी के किनारे है। किसके?
पिछोला झील के दोस्तों इस झील के किनारे एक अमर कुंड है, अमर कुंड भी इसके किनारे है, अमर कुंड भी इसके किनारे है। ये चारों चीजें पिछोला झील के किनारे है। सिटी पैलेस दोस्तों, सिटी पैलेस का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने करवाया। हम जानते हैं कि लगभग 1628 से 1628 से लेकर 1652 ईस्वी के बीच जगत सिंह इसका निर्माण कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा पिछोला झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। नंबर 1 पगड़ गलत है, साफा भी गलत है, पगड़ी सही है। दोस्तों जब भी हम राजस्थान की पगड़ियों की चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेवाड़ की पगड़ी की बात हो रही है। कौन सी पगड़ी की? मेवाड़ की। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की किताब जिंदाबाद, पेज नंबर 47 नंबर पेज पर पुरुषों के परिधान। दोस्तों मेवाड़ की पगड़ी नंबर 1, कुछ पगड़ियों के प्रकार बता देता हूं। अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई, शाहजहानी, ये है पगड़ियां। मेवाड़ की पगड़ी के बारे में एक तकड़ी बात लिखी जाती है कि मेवाड़ की पगड़ी जो है वो राजस्थान में सबसे बेहतरीन पगड़ी मानी गई है। ठीक है, हाँ पगड़ी के एक बार क्वेश्चन आया कि पगड़ी के आभूषण बताओ। दोस्तों ये पगड़ी की बात करें तो हम जानते हैं कि मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। दोस्तों एक होता है लहरिया, ये लहरिया है, यानी कोई कपड़ा है, उस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके अलग टाइप में लहरिया बनाना है, रंग में से इसको निकाला जाएगा, फिर इसको सुखाया जाएगा तो लहरिया बन जाएगा। तो यह है लहरिया। तो कोई आपसे पूछे कि लहरिये की पगड़ी कब पहनी जाती है? सावन के महीने में। जब इसको ऐसे काट दिया जाए तो ये मोठड़ा बन गया, इसको मोठड़ा बोलते हैं। मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। ठीक है, याद रखें। दशहरे पर मदील नामक पगड़ी दशहरे पर। ठीक है, तो याद रखें। फूल पत्ती वाली पगड़ी होली पर। पगड़ी के आभूषण क्वेश्चन देखो 43 नंबर पेज पर ही है। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, गुग्गी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा भी बांधते हैं। ये पेटा, ये फेंटा। फेंटा सिर पर बांधा जाता है। देखो यहां पर एक बात लिखी है, पेटा या फेंटा, आप इसे फेंटा भी बोलेंगे, इसने फेंटा लिखा है, फेंटा या चीरा। ये साफ साफ शब्दों में लिखा है तकड़ी बात। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा भी बांधते हैं सिर पे। इसका मतलब पेटा, फेंटा, चीरा सिर पर बांधा जाता है। याद रखें, वेरी इंपोर्टेंट। निम्न में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कुंदन का काम राजस्थान में ही होता है। कुंदन, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों एक प्रकार की ऐसी कला है, ये हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट है। और इस कुंदन में क्या होता है दोस्तों? सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें नगीने और पत्थरों को क्या करना है? जोड़ना है। यानी सोने चांदी के आभूषणों में पत्थर जोड़ना है। क्या करना है? पत्थर जोड़ना है। इसलिए यह कुंदन का काम है। यह जयपुर का प्रसिद्ध है। प्रकाश चंद्र सुराणा, दोस्तों प्रकाश चंद्र सुराणा कुंदन कला के बहुत ही गजब के कलाकार हैं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा, जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा राज्य थेवा गहनों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों थेवा कला, यह भी एक हैंडीक्राफ्ट है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर नंबर 1 राजस्थान। थेवा कला दोस्तों यह भी हस्तकला है। यह राजस्थान के प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है।
दोस्तों इसमें बेल्जियम कांच जो होता है, बेल्जियम कांच पर सोने और चांदी की, सोने चांदी की सूक्ष्म की क्या जाती है, चांदी की सूक्ष्म नक्काशी होती है। यह राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रतापगढ़ के राजा हुआ करते थे सावंत सिंह, इनका नाम है महारावत सावंत सिंह। महारावत, प्रतापगढ़ के राजा नाम के आगे महारावत लगाते थे। महारावत सावंत सिंह ने दोस्तों थेवा कला के जनक नाथू सिंह को एक उपाधि दी थी राज सोनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में थेवा कला यानी एक प्रकार से आप इसे सोने की मीनाकारी कह सकते हो। चांदी की मीनाकारी चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, सोने की मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे ही आ चुके हैं। गिरीश कुमार राज सोनी, गिरीश कुमार, गिरिराज, विजयराज, नाम लिख देता हूं, गिरीश कुमार राज सोनी, तो ये नाम लगाते हैं। विजय राज सोनी, ये सारे के सारे थेवा कला के कलाकार है। दोस्तों याद रखें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में यह कला दर्ज है, इसका नाम दर्ज है। इसका उत्तर नंबर 1 राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। यह दोस्तों घूमर की बात कर रहा है। लहरदार घाघरा घुमाते जाओ, नाम पड़ गया घूमर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा घूमर। घूमर जो नृत्य है यह मूल रूप से भील जनजाति का है, याद रखें। दोस्तों राजस्थान में घूमर नृत्य, जिसे हम और क्या कहते हैं, राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं उन नृत्यों का वैसे सिरमौर कह सकते हो। दोस्तों घूमर नृत्य राजस्थान की आत्मा, इसे राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। यानी राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को, लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की या राजस्थान की आत्मा, नाम है घूमर नृत्य। दोस्तों इसमें कहरवा जो वाद्य यंत्र होता है उसकी जो सवाई चाल होती है, उस पर जब महिलाएं थिरकती है तो उनका एक लय पैदा होती है, उसे बोलते हैं सम्मोहक लय, जो बाद में चरम स्थिति तक पहुंच जाती है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही गजब का नृत्य। दोस्तों ये राजस्थान का राज्य नृत्य है और हम ये तो जानते ही हैं कि इस नृत्य के अंदर कहरवे के अलावा ढोल नगाड़ा और सहनाई, ये वाद्य यंत्र भी बजते हैं। क्वेश्चन आया था घूमर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। कहरवा तो जानते हो, ढोल नगाड़ा और सहनाई भी सही है, याद रखें, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुल घड़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती है। भवाई, घूमर, कालबेलिया, तेजाजी। तेजाजी कोई नृत्य नहीं है। कालबेलिया नृत्य में कोई मटके नहीं रखते, घूमर में भी नहीं रखते। उत्तर नंबर 1 भवाई होगा। दोस्तों भवाई नृत्य, हम भवाई नृत्य के बारे में बात करते हैं। भवाई नृत्य का मूल स्थान दोस्तों केकड़ी है। केकड़ी अर्थात यहां के व्यक्ति थे बागाजी जाट। दोस्तों इस नृत्य के मैं कह सकता हूं प्रवर्तक है। यह नृत्य बड़ा गजब का है। दोस्तों भवाई नृत्य बहुत ही गजब का है, खास तौर से मेवाड़ का प्रसिद्ध है। अब वर्तमान में यह मेवाड़ में ही ज्यादा होता है। मटके पर मटका रख करके सभी मटकों का संतुलन नर्तकियां, वैसे कोई जरूरी नहीं है, नर्तकियां पुरुष भी करते हैं बहुत सारे। देखो बागाजी जाट पुरुष है, यह मूल रूप से पुरुषों का था, वर्तमान में महिलाएं करने लग गई है। यह मूलतः
यह मूलतः पुरुषों का नृत्य था, पुरुषों का नृत्य, लेकिन वर्तमान में इसमें महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं। कहते हैं कि सिर पर मटके रख करके उनका संतुलन करके, दोस्तों कहते हैं कि धारदार जो तलवार होती है उसके किनारों पर चलना, थाली या गिलास के किनारों पर चलना, नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, बहुत ही गजब नृत्य होता है। यह है भवाई। और भवाई नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजता है सबसे पहले वो होता है भूंगल। भूंगल, बहुत सारे कलाकार है इसके दोस्तों। हाँ, इसके अंदर नृत्य के अंदर बहुत सारे स्वांग होते हैं, बोरा बोरी, सूरदास, डोकरी, ये सारे के सारे संवाग होते हैं दोस्तों। बहुत सारे, जिसमें हम बोरा बोरी बोल सकते हैं, बोरा बोरी, डोकरी। हाँ जी, ये क्या होते हैं सारे के सारे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये संवाग होते हैं, या आप इनको प्रसंग बोल सकते हो। संकरिया भी है, संकरिया, प्रसंग बोलो ना आप इनको, प्रसंग। कौन कौन से? बोरा बोरी, डोकरी, संकरिया, सूरदास, है ना, शंकरदास, ये सारे के सारे प्रसंग है। चलो इस क्वेश्चन का, हाँ कुछ कलाकार दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में दोस्तों ताराबाई, सांगीलाल सांगड़िया, रूप सिंह शेखावत किस कला के कलाकार है? मैं ये लिख देता हूं आपके सामने कुछ कलाकारों के नाम। रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत दोस्तों, रूप सिंह शेखावत का क्वेश्चन। तारा शर्मा का क्वेश्चन, तारा शर्मा, ये क्वेश्चन आ चुका है। सांगीलाल सांगड़िया, सांगीलाल सांगड़िया, ये सारे कलाकार किसके हैं? दयाराम भी है, अस्मिता काला भी है। मैंने अस्मिता काला नहीं लिखा, लिख सकता हूं अस्मिता काला। ये सभी कलाकार किसके हैं? भवाई नृत्य के हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन क्या बहुत बार आ चुका है, जसमा ओडन एक नाटक है, जसमा ओडन एक नाटक है शांता गांधी का। दोस्तों जसमा ओडन, जसमा ओडन क्या है दोस्तों? एक नाटक है, किसका है? शांता गांधी का। इस नाटक पर आधारित है, इस नाटक पर आधारित नृत्य भवाई। याद रखें, जसमा ओडन नामक नाटक शांता गांधी का है, जिस पर आधारित है भवाई नृत्य। ठीक है, शांता गांधी या शांति गांधी एक ही बात है, शांति अच्छा है, शांति की बजाय शांता ही सही है, शांति की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो कि जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, प्रतापगढ़, नागौर, जालोर और पाली। उत्तर नंबर 2 होगा नागौर। दोस्तों हम जानते हैं कि नागौर के अंदर परबतसर, परबतसर नामक स्थान है जो कि नागौर में है। वर्तमान में यह डीडवाना में पहुंच गया है, वर्तमान में यह कहां है? डीडवाना में है। दोस्तों परबतसर में तेजाजी का बहुत ही गजब का मंदिर है, तेजाजी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा कौन है भाई? अभय सिंह, अभय सिंह ने करवाया। याद रखें, यहां पर परबतसर में पशु मेला भी बढ़ता है, परबतसर में पशु मेला भी बढ़ता है, और तेजा दशमी के दिन तेजाजी का भव्य मेला भरता है। दोस्तों यह मेवाड़ के मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने इसका निर्माण कराया था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में अभय सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। एक चीज और है दोस्तों, कहते हैं कि जिस स्थान पर तेजाजी का निधन हुआ उसके थोड़ा आगे चलकर, जहां कुछ लोग कहते हैं कि लीलन जो है ना घोड़ी, उसका स्वर्गवास भी हुआ। एक कोई तालाब था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहां पर अभय सिंह को तेजाजी की एक प्रतिमा दिखाई दी थी। उस प्रतिमा को अभय सिंह जी ने अपने मंत्री के साथ भिजवाया था परबतसर, और मंत्री का नाम है विजयराज। यानी तेजाजी की प्रतिमा जो मिली ना, उस प्रतिमा को अभय सिंह ने विजयराज के साथ भिजवाया। विजयराज कौन थे?
मंत्री किसके? अभय सिंह के। और इन्होंने वो प्रतिमा ले जा करके पर्वतसर के इस मंदिर में उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। दोस्तों, विजयराज नामक मंत्री ने तेजाजी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा, तो याद रखें, तेजाजी की प्रतिमा जो मिली, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तो कौन कराता है? अभय सिंह का मंत्री विजयराज। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अभय सिंह। याद रखें। हां, यहां पर मेला जो बढ़ता है, पशु मेला, नागौरी बेल के लिए जाना जाता है, सावन शुक्ल की पूर्णिमा से लेकर के भादवे की अमावस्या तक। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां स्थित है? 4 ऑप्शन, जयपुर में, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, 3 नंबर बीकानेर। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, दोस्तों यह अकादमी बीकानेर में स्थित है। शिवराज छंगानी थोड़े दिन पहले इस अकादमी के अध्यक्ष थे, जिनका निधन हो गया है। आपको याद होगा, शिवराज छंगानी का निधन हो गया है, जो इसके अध्यक्ष थे। और एक चीज और, जागती ज्योत। जागती ज्योत क्या है? मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका है किसकी? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति बीकानेर का। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जागती ज्योत मासिक पत्रिका, यह बात आप याद रखें। क्या है? मासिक पत्रिका है। बीकानेर वाली सांस्कृतिक अकादमी का गठन कब हुआ? कौन बताएगा भाई? 83 है क्या? वेरी गुड, शाबाश। 25 जनवरी 1983 याद रखें, 25 जनवरी 1983 बीकानेर में इसकी स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बीकानेर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सांवरदैया, गुलाब खंडेलवाल, विजयदान देथा, अर्जुन देवचारण। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा, गुलाब खंडेलवाल। गुलाब खंडेलवाल ने रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और रचना है इनकी, 100 गुलाब खुले, 100 गुलाब खिले, 100 गुलाब खिले, यह भी इनकी है। और रूप की धूप यह भी इनकी है। ठीक है, जबकि अर्जुन देवचारण की 2 किताबें, एक का नाम है रिंदरोही, आपको याद होगा रिंदरोही बहुत बार आ चुकी है, रिंदरोही। दूसरी किताब जो है ना, वो है घर तो एक नाम है भरोसे रो, घर तो एक नाम है भरोसे रो, घर तो एक नाम है भरोसे रो। ये दोनों की दोनों रचनाएं किसकी है? अर्जुन देवचारण की। सांवरदान दैया, दोस्तों ये बीकानेर के रहने वाले सांवरदान, इनकी एक गजब की कहानी संग्रह है, एक मारी दुनिया, एक मारी दुनिया, एक मारी दुनिया, एक मारी दुनिया, सांवरदान दैया बीकानेर के। दोस्तों ये अब बच गया है विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम। विजयदान देथा, जिनको रियल में हम बिज्जी के नाम से जानते हैं, बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ, बोरुंदा में। और दोस्तों आपको याद होगा बोरुंदा में इनका जन्म हुआ, इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी है, नाम है इनका विजयदान देथा। क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब तो गुलाब खंडेलवाल सही है। दोस्तों बिज्जी नाम है इनका। हाँ भाई बताओ फटाफट, बिज्जी, बोरुंदा, विजयदान देथा। वैसे देखा जाए तो चौधरा इनकी चतुराई, दुविधा, है ना, अलेकू हिटलर, बहुत सारी रचनाएं हैं विजय की, यानी विजयदान देथा की। विजयदान देथा ने कोमल कोठारी के साथ मिलकर के एक संस्थान बनाया था, यदि आपको याद होता हो, बोरुंदा के अंदर। किसके साथ? कोमल कोठारी के साथ, कोमल कोठारी के साथ, कोमल कोठारी के साथ मिलकर के एक इन्होंने काम किया था, आपको याद होगा। चलिए भाई, कोमल कोठारी के साथ मिलकर के कोई बताएगा मुझे कि विजयदान देथा और कोमल कोठारी ने मिलकर के बोरुंदा के अंदर एक स्थापना की थी, एक कोई संस्था की, उसका नाम क्या है? फटाफट आपको बताना है।
देखते हैं आप में से कौन बता पाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरा क्वेश्चन आपसे था, बिल्कुल आपकी तीरंदाज, चोर और पहेली, ये तो सब पुरानी चीजें हो गई है, ये तो सब पुरानी हो गई। मुझे नया कुछ बताओ। बहुत बढ़िया, कौन बताएगा भाई? बहुत बढ़िया, शाबाश। रूपायन संस्थान है ना, रूपायन संस्थान। तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलकर के रूपायन संस्थान की स्थापना, रूपायन संस्थान की स्थापना कहां की भाई? बोरुंदा के अंदर की थी। कब की थी? 1960 में। 1960 में, याद रखना, 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलकर के बोरुंदा में की थी। ठीक है, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा आज का इनामी क्वेश्चन तो हम लेंगे नहीं, क्लास की वाणी को विराम देने का वक्त है और आपसे विदा लेने का। क्लास कैसी लगी जरूर लिख देना। हो सकता है कुछ अच्छी चीज मिली होगी आपको इस क्लास में, हो सकता है चीज नहीं भी मिली होगी, प्रयास करता रहता हूं। कोई डाउट हो तो आप बोल देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तमाम जो लोग देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी दोस्तों, क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, ज्यादा मत करना चाहिए। वीडियो की क्वालिटी 240 की जाए, नहीं तो हम क्लास देख ही नहीं पाते, हमारे डेटा पहले ही पूरे हो जाते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन कर रहे नहीं, क्या है ये? चलो भाई, आज की क्लास को विराम देंगे हम। एक काम करना, इसका सॉल्यूशन देखो, कुछ हो तो करो। नरेश दोस्तों, आपकी जो ये जो सेटिंग का ऊपर आ रहा है ऑप्शन, सेटिंग में इसमें प्लेबैक स्पीड आ रही है और उसके ठीक नीचे एडिशनल सेटिंग आ रही है ना? एडिशनल सेटिंग में एक काम करना, आप सभी लोग देख रहे हो ना, ऊपर ऊपर जो क्वालिटी आ रही है उसमें जाना है ना? ऊपर ही ऊपर देखो। जैसे ही आप एक काम करो, इसमें फोन की सेटिंग में जाओ। इसमें जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो ऊपर आती है क्वालिटी, क्वालिटी पर जाओगे तो उसमें नीचे नीचे एक एडवांस शब्द आ रहा है, एडवांस्ड, उस पर जाओ तो इसमें आपको सारी क्वालिटी दिख रही है। आप 144p कर लो ना, देखो सारी ऑप्शन आ रहे हैं। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मुलाकात करेंगे नई क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते लाइक जरूर कर देना क्लास को, है ना? कल मिलते हैं।